कल मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो इनकी डिफिनीशन कैसे बनेगी? जैसे मान लो आपको दिया गया कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि इफ द सम ऑफ पावर ऑफ if the sum of power of molar concentration terms of all the reactants is equal to 1 is called first order of reaction. This is the definition of first order of reaction. अब बुक से आपको कम से कम इसका 2 एग्जाम्पल याद रखना है। कोई 2 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल्स या राइट 2 रिएक्शंस। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 2 रिएक्शन कम से कम हर ऑर्डर का आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आपको, अभी मैं डिफिनीशन पे बात कर लेता हूँ, इसी तरह से अगर आपको सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पर जो आपने 1 लिखा है इसको चेंज करके क्या कर देंगे 2। तो इफ द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 2, देन दैट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके भी आपको 2 रिएक्शन कम से कम याद रखने हैं। तो आप बुक से देख के स्पेसिफिक कोई जो इजी लगे वो 2 रिएक्शंस आपको याद रखना, क्योंकि कभी कभी डिफिनीशन पूछ लेता है तो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। उसके बाद आपका है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर भी 2 की जगह क्या आ जाएगा 3। तो if the sum of power of molar concentration terms of all the reactants is equal to 3, then that is called the third order of reaction. Then that is called third order of reaction. Okay, तो first order कि if the sum of power of molar concentration terms of all the reactants is equal to 1, then that is called the first order. उसको बंद कर दो जी। If the sum of power of molar concentration terms of all the reactants is equal to 1, then that is first order. If is equal to sum, then that is second order. If equal to third, then that is third order. जीरो ऑर्डर को हम आपको अलग से बताते हैं। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर में कैसे होता है इसको समझिए। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है A + B गिव्स आउट C, और मैंने बता दिया कि भाई ये रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। तो जब आप इसको रेट लॉ लिखेंगे, रेट इक्वेशन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो R = K, A का मोलर कंसंट्रेशन पावर 1, B का मोलर कंसंट्रेशन पावर 0, ऐसे हो गया। तो 1 + 0 = 1, मतलब सम जो है 1 होना चाहिए। तो कई तरह से हम इसको लिख सकते हैं। R = K, A का पावर 0.5, B का पावर 0.5, या हाफ कर दें, हाफ। तो हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1, ठीक है। या R = K, A का पावर 0, B का पावर 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1। तो मतलब उनके पावर का सम 1 आना चाहिए। जितने भी हैं अगर उनके पावर का सम 1 आ रहा है तो वह रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा। समझ में आया? वह रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पावर का सम है 1 + 0 दैट इज 1, हाफ + हाफ 1, या 0 + 1 1। इसी तरीके से तुम्हें पता है इसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, कई तरह के कॉम्बिनेशन। जैसे R = K, A का पावर 1/4, B का पावर 3/4, ये हो गया। तो यहाँ पर भी देख रहे हो 1/4 + 3/4 दैट इज इक्वल टू 1,
ये आ गया। तो अगर पावर का सम, मोलर कंसंट्रेशन के पावर का सम, आपने क्या लिखा, इफ द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स, ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 0। तो मोलर कंसंट्रेशन के पावर का सम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इनके पावर का सम जितना आएगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा मतलब उस रिएक्शन की स्पीड टोटल उतने पावर से रन कर रही है, टोटल उतने पावर से रन कर रही है। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में आपके मम्मी डैडी हैं, आपके डैडी ने, आपके पिताजी ने कहा कि ऐसा है, चले जाओ बीजपुर मार्केट और ये सामान खरीद लाओ। तो उन्होंने क्या किया, आपको ऑर्डर दे दिया और उन्होंने क्या दिखाया, अपना पावर दिखाया। किस चीज़ का पावर, अपने पिता होने का, अपने पिता होने का उन्होंने पावर दिखाया और आपको ऑर्डर दे दिया, आपको अब बीजपुर जाना है, वो सामान लाना है। लेकिन उसी समय आपकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब कि आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनमें से केवल आप एक पावर से, एक पावर के कारण आपके ऊपर एक पावर अप्लाई किया गया आपके पिता का, और आप जाकर के वो काम कर रहे हैं। तो मतलब जो काम हुआ उसमें आपके पेरेंट्स का केवल एक पावर लगा है। अब जरा दूसरी सिचुएशन सोचो कि आपके पिताजी ने कहा कि जा करके ये सामान लेते आओ, और आपकी माताजी ने भी, आपकी मम्मी ने भी कहा कि ये भी सामान लेते आना, ये भी सामान लेते आना, ये भी तुमको लाना है। तो अब आप जो है जब वहां जाएंगे तो आपके ऊपर कितना पावर लग गया है, 2 पावर। समझ में आ रहा है? इसी पावर के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर भी ये आपके समझ लो, ये आपका रिएक्टेंट है जो इस रिएक्शन को कराएगा। लेकिन कराएगा ये तो सही है, लेकिन इस रिएक्शन की स्पीड को कौन देखेगा? तो उसकी स्पीड देखेगा कि इस रिएक्टेंट का पावर क्या है, इस रिएक्टेंट का पावर क्या है। तो पावर स्पीड तय करता है, रिएक्टेंट रिएक्शन तय करता है, और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का पावर उसकी स्पीड तय करता है। तो इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या पावर ऑफ रिएक्शन। समझ में आए? तो यहां पर अब ये तो आपका आ गया टोटल फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये आपका टोटल फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब इसमें आप कहेंगे कि सर यहाँ 2 रिएक्टेंट है तो 2 ऑर्डर होना चाहिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं। फिर अगर आप ऐसे सोचते हैं कि 2 रिएक्टेंट है तो 2 पावर होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पिताजी ने आपको ऑर्डर दिया कि जाओ सामान लेके आओ, माताजी ने तो कुछ नहीं कहा, तो कहाँ वहाँ पावर लगा? आपके माता पिता दोनों हैं लेकिन पावर एक का लग रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अगर आप एक गिनती गिन रहे हैं कि सर एक रिएक्टेंट है तो एक पावर इसका होना चाहिए, एक रिएक्टेंट है तो एक पावर इसका होना चाहिए, तब तो फिर आप लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं तो गिनता था कि क्लास 10th के 2 स्टूडेंट है तो 2 पावर दे दो, बाल वाटिका का 2 स्टूडेंट है तो 2 पावर दे दो, भले वो काम कुछ न करे। तो गिनती पे पावर दे रहा था, और आप भी यहाँ गिनती गिनने लगे कि एक है तो एक पावर इसका होना चाहिए, एक है तो एक पावर इसका होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, होने से पावर नहीं होता है, होने से पावर नहीं होता है। पावर होता है आपका उसकी जो इंटरनल एनर्जी है। एक रिएक्टेंट होकर के भी 2 पावर हो सकता है, 5 रिएक्टेंट होकर के भी 0 पावर हो सकता है। तो हमें रिएक्टेंट नहीं गिनना है, समझ गए? तो अब फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट ऑफ के क्या होगी? तो कहीं से एक फार्मूला बना लो, हम इसको कोई भी एक फार्मूला बना लेते हैं। जैसे ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसका रेट लॉ क्या होगा? आर इक्वल टू के ए का पावर 1, यही होगा ना? बोलो। यहाँ एक रिएक्टेंट है फिर भी फर्स्ट ऑर्डर का ये है, यहाँ 2 रिएक्टेंट है फिर भी फर्स्ट ऑर्डर का है, कहीं पे 5 रिएक्टेंट है फिर भी फर्स्ट ऑर्डर का है। हमको रिएक्टेंट गिनना ही नहीं है, हमको उसके पावर का सम करना है। तो यहाँ पर अब हम अगर यही फार्मूला ले लें, इसी से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालें तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाई ए, हाँ या ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड।
मोल पर लीटर पर सेकेंड, टाइम तो लाना भाई ना, स्पीड है पर टाइम तो बोलना पड़ेगा ना। और मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, हाँ है ना, ये मोलर कंसंट्रेशन है ना, ए का मोलर कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कैंसिल आउट, क्या आ गया? पर सेकेंड। तो पर सेकेंड तो इसलिए आ गया क्योंकि हमने यहां पर सेकेंड लिया था। ये आपका पर सेकेंड भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर सेंचुरी हो सकता है, पर मिलेनियम हो सकता है, मतलब इन जनरल पर टाइम हो सकता है, पर टाइम। तो अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर टाइम है, अब टाइम में कोई भी टाइम ले लो, इसको थोड़ा चेक कर लो, ब्लर तो नहीं हो रहा है? नहीं, पता लगा उस दिन की तरह जो है सारा काम करने के बाद जो है वो ब्लर हो रहा है। देखो सही चल रहा है, सही आ रहा है, ओके। तो ये आ गया आपका पर टाइम। तो पर टाइम में जो भी टाइम, पर सेकेंड, पर आवर, पर डे, पर मिनट, पर सेकेंड, पर मिलेनियम, पर सेंचुरी, पर डिकेड, कुछ भी टाइम ले सकते हो। तो ये है आपका फर्स्ट आर्डर। अभी मैंने यूनिट क्यों बताया और यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप समझ जाएंगे। एक सेकंड आप रुकिए, अगला देखिए। अब आप देखिए सेकंड आर्डर के लिए, सेकंड आर्डर के लिए देखते हैं। एक रिएक्शन मैंने लिखा A + B गिव्स आउट C, और मैंने बता दिया कि सेकंड आर्डर का है, मैंने बता दिया कि सेकंड आर्डर का है। अब इसका रेट लॉ लिखो, इसी को रेट लॉ कहते हैं। जो लॉ ऑफ मास एक्शन पे आप इक्वेशन लिखते हो ना, R = K के टर्म में, उसी को रेट लॉ कहते हैं या रेट इक्वेशन कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो R = K, A का पावर 1, B का पावर 1, R = K, A का पावर 2, B का पावर 0, R = K, A का पावर 0, B का पावर 2, R = K, A का पावर हाफ, B का पावर 3/2। ये देखो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते चले जाएंगे। ये तो मैंने ऐसे बताया, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें बन सकते हैं। अब इसमें जो पावर का सम है 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, हाफ + 3/2 2, ये देखो सबका सम 2 आया। तो दिस इज द सेकंड आर्डर। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ गए, 2 रिएक्टेंट था इसलिए 2 आर्डर। फिर वही बात, आप रिएक्टेंट गिनो ही मत, एक रिएक्टेंट होके भी सेकंड आर्डर का हो सकता है। देखो यहां पे A से B पे गया और हमने कहा भाई ये सेकंड आर्डर का है, तो R = K, A का पावर 2, लो हो गया। एक रिएक्टेंट होके भी वो 2 का पावर है। गिनती नहीं गिनना है कि एक सुमो पहलवान है और उसके सामने 4 ठो मरियल हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाएगा कि थोड़ा रेट लॉ बना दीजिए। तो कहेंगे अच्छा कितने मरियल हैं? 4, सुमो कितना है? 1, 2 रेट लॉ, R = K, मरियल पावर 4, वाह, मरियल पावर 4, और सुमो का ठो है 1 ठो, R = K, मरियल पावर 4, सुमो पावर 1। पूछा गया भैया आप सुमो को एक ही पावर क्यों दिए? एक ठो है ना, और जबकि वो अकेले उन 4 मरियल को एक लात में मार देगा तो सब खत्म हो जाएंगे। अब पावर दिए बैठे हैं 4, कौन? लॉ ऑफ मास एक्शन। काइनेटिक कहेगा मैं इसको नहीं मानता, मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। और उस प्रैक्टिकल का क्या रिजल्ट होगा आप भी जान रहे हैं, जान रहे हैं ना? तो बस यही आप समझ लीजिए। तो इसलिए आप गिनती मत गिनिए, मैं बार बार इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि यही गलती आप करेंगे, यही गलती आप करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में ए लिखा रहेगा और ए भी लिखा रहेगा, दोनों लिखे रहेंगे, और कहेगा बताओ इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, तो ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड 0 रहेगा। तो कहेंगे ये भूल जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा एक ठो है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। बाहर निकल के पूछे दोस्त ने सही किया था, उसको भी सही करा देगा। अबे काहे 2 लिख रहा है, 1 लिखना, 1 ठो तो है। तो ये गलती आप ही करेंगे। आपके जो सीनियर्स थे वो करके गए, आप करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी करेगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये दिखता है, आपको क्वांटिटी दिख रही है,
आपको क्वालिटी नहीं दिख रही है। और पावर क्या होता है? क्वालिटी, क्वांटिटी अलग चीज है। मैं हूं, बीमार हूं, कुछ नहीं कर सकता, हाथ नहीं हिला सकता, तो मैं हूं, लेकिन पावर मेरा 0 है। तो हमें क्वांटिटी नहीं देखना है, क्वालिटी पावर देखना है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप रिएक्टेंट की गिनती मत करिए, आप देखिए कि उसका पावर कितना है। तो खैर, तो यहां पर आ गया सेकंड पावर। अब इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालो, यूनिट ऑफ के की यूनिट निकालो। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बाई ए का पावर 2। तो आर की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर टाइम, या पर सेकंड चलो ले लेते हैं, अपान ए स्क्वायर है तो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, 2 बार लिख दिए। एक कैंसिल हो गया तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? लीटर पर मोल पर सेकंड, हाँ या ना? तो इन जनरल कर दें तो क्या बन जाएगा? लीटर पर मोल पर टाइम, क्योंकि ये पर टाइम आपका चेंज होगा। तो देखो, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर टाइम लिखी हो तो फर्स्ट ऑर्डर का है, रेट कांस्टेंट की यूनिट लीटर पर मोल पर सेकंड या पर टाइम लिखी हो तो सेकंड ऑर्डर का है। समझ में आया बातें? तो ये आपके सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है। इसी तरह से आप इसका बना लेंगे, थर्ड ऑर्डर का कर लेंगे ना। अब थर्ड ऑर्डर का आप जब करेंगे तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, थर्ड ऑर्डर का यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? एक और आ जाएगा भाई। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा? यहां पे मान लो क्यूब हो जाए, ए क्यूब, तो 3 हो गया थर्ड ऑर्डर। तो यहां लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर, तो एक तो कैंसिल हो गया, 2 मोल पर लीटर बच गए, तो जाएगा ऊपर तो क्या बनेगा? लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम। मैं टाइम के टर्म में लिख रहा हूं, आप पर सेकंड पर मिनट पर आवर जो भी है आप उसको लिख सकते हैं। पर टाइम में सब आ गया, टाइम का कोई भी यूनिट हो आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई किसके लिए? थर्ड ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट पर टाइम, लीटर पर मोल पर टाइम, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर। और अभी 0 ऑर्डर की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्यों बताई। अब इस पे पहले आप 1-2 क्वेश्चंस देख लीजिए कि चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई। देखिए, जैसे मान लीजिए, समझ में आ गया सबको? जैसे मान लीजिए कि आपको दिया जाए, हम आपके सामने एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, पहला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इन्हीं पॉइंट्स पर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स आउट C, ये रिएक्शन है। इसमें कह रहा है फॉर दिस रिएक्शन रेट ला इक्वल टू के A का पावर 2 B का पावर 1 वैसे लिखा नहीं जाता, मैं तो लिख रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपको लिखा हुआ ना मिले तो 1 वहां है, वो आपको पता है। अब इसमें A दे देगा, कहेगा कि व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and B get doubled, calculate how many times rate of reaction increases। ये क्वेश्चन है। सपोज करो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 नंबर का आ जाए, MCQ का क्वेश्चन है, और ऑप्शन में वो दे देगा 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, 12 टाइम्स, कुछ दे देगा, जो उसका आंसर एक होगा, करेक्ट रहेगा। अब तुमको क्या कह रहा है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B दोनों को डबल कर दिया, तो आपको यहां पर इस पे अप्लाई करना है, इस पर अप्लाई करना है कि अगर A डबल हो गया तो मान लीजिए R इक्वल टू के, A का मोलर कंसंट्रेशन सपोज करो 1 है, 1 मान लो, 1 मोल पर लीटर, वो डबल हो गया। तो यहां पर जब डबल होगा, इसको आप डबल करेंगे तो क्या होगा बताओ? कितने टाइम्स बढ़ेगा? इसको डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा ना, उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे पावर 2 है, तो जब उसको डबल करोगे तो पावर 2 हो जाएगा। तो यहां पर आपका पावर 2 हो गया, तो ये आपका कितने हो जाएगा? 2 इंटू 2 ये हो गया। और B का भी मान लो कंसंट्रेशन 1 है,
तो वो भी 2 टाइम्स हो गया, पावर 1 था तो इंटू 2। तो अब आपका टोटल पावर कितना हो जाएगा, आपका 4 इंटू 2, मतलब आपका रिएक्शन 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2 और फिर 4 2 जा 8 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा। नहीं समझे? समझ में आया? इसी रिएक्शन में अगर हम कह दें, इसी रिएक्शन में कह दें कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल्ड कर दिया गया और कंसंट्रेशन ऑफ बी अनचेंज रखा गया, अनचेंज्ड, मतलब बी में कुछ नहीं किया गया, ए को ट्रिपल कर दिया गया। तो ए का पावर 2 है तो 2 को पावर 3 ट्रिपल किया गया, इनटू इसको कितना किया गया, वही रखा गया। तो कितने टाइम्स हो गया, ए बढ़ गया 6 टाइम्स, 6 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन दे दें कि ए एंड बी दोनों का मोलर कंसंट्रेशन बताओ, ट्रिपल्ड कर दिया गया, ट्रिपल्ड, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बताओ क्या होगा इसी क्वेश्चन में। तो आपका जो है दोनों को ट्रिपल कर दिया गया तो कितने टाइम हो जाएगा, कैसे 9 टाइम्स हुआ, कैसे 9 टाइम्स हुआ, 18 टाइम्स ना। हाँ वही कह रहे हैं। तो यहां पे इसको ट्रिपल किया गया, किसको ट्रिपल किया गया, तो 2 का पावर 3 कर दिया गया, है ना, इंटू 1 का पावर 3 कर दिया गया। तो कितना हो गया आपका 8 इंटू 3, तो कितने 4 आ गया, 24 टाइम्स। क्यों भाई, बी को भी तो ट्रिपल कर रहा है। हाँ तो 1 का तो क्यूब क्या है, कहें 1 का पावर 100 करेंगे तो भी 1 ही होगा, है ना। तो कितने टाइम्स आएगा भाई बताओ, कितने टाइम्स आएगा बोलिए। अगर हम इसको 3 टाइम्स बढ़ा दें, इसको 3 टाइम्स, मान लो ये ना होता, पावर 1 होता, अकेले वही होता, और उसका हम जो है 3 टाइम्स बढ़ा देते कंसंट्रेशन, तो उसमें कोई बदलाव ना आता, बोलिए आएगा ना। मतलब हम इसको पावर ना करके ऐसे कर दें, चलो 3 टाइम्स इसको हम बढ़ाते हैं, तो इसको दूसरे ढंग से आप सॉल्व कर लीजिए कि 2 का पावर 3 है, मतलब 2 जो है 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 2 को 3 टाइम्स बढ़ाया गया तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया, और बी को 3 टाइम्स बढ़ाया गया तो 1 इंटू 3 मतलब उसको कर दिया गया। तो कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे बोलो, 24 टाइम्स होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा आप पहले एनसीईआरटी बुक खोलिए, मैं बताता हूं। देखिए उसमें एक क्वेश्चन दिया है इस तरह से, हाँ यहां पे, हाँ यहां पे भी, यस राइट, ए ना, यस कितना होगा, ए को डबल, ए का पावर 2 है, तो ए का पावर 2 है तो उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो मतलब 3 का यहां पर कितना हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो भाई, ओ समझ में आया, देखो ए का, ओके समझ गए, ए का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो ना, तो मतलब R इक्वल टू के, ए का पावर 2 है, बी का पावर 1 है, तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ा रहे हो, ए का, तो मतलब ये 3 हो गया, यहां पे ये 1 था तो 3 हो गया, मतलब 3 है, 1 ए जो था वो 3 हो गया। तो यहां पर के को हम मान ले कांस्टेंट है, तो यहां 3 टाइम हो गया, तो 3 का स्क्वायर, और यहां पे आपका, यहां पे क्या किया अनचेंज, 3 टू 1, तो कितने हो गया 9 टाइम्स, यस करेक्ट 9 टाइम्स। तो कंसंट्रेशन पे आप पढ़ाइए। अब यहां पे भी ऐसे करो, ए और बी को ट्रिपल कर दिया गया, तो 3 का स्क्वायर इंटू, नहीं 1 का क्यूब क्यों करे भाई, बात समझिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, तो ए 1 था तो 3a हो गया, बी 1 था तो 3b हो गया, तो
3b a भी हटा दो तो यहां 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। अब ठीक है, तो यहां पे 3 का स्क्वायर 3 का पावर 1, तो कितना हो गया 9 इंटू 3, तो कितने बार 27 टाइम्स। अब ये करेक्ट हुआ। आई बात समझ में आया ये? ओके। अच्छा, अगर मान लो हमें कह दें कि यहाँ पे बोथ को डबल किया, ट्रिपल किया, और एक को डबल एक को ट्रिपल। अब इसमें दे रहा हूँ तीसरा ऑप्शन, ये पहला था ऑप्शन, इसमें सेकंड ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में देखो, ए को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने डबल किया या ट्रिपल कर देते हैं, ट्रिपल्ड, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी को हमने डबल कर दिया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगा। तो इसी इक्वेशन के लिए तो क्या करेंगे, R इक्वल टू के को मान लो 1 है, 1 इंटू, अब इसको क्या कर रहा है ट्रिपल, तो 3 का स्क्वायर, हाँ या ना, और इसको क्या कर रहा है डबल, तो 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का पावर 1, तो कितना हो गया 9 इंटू 2, कितना हो गया 18 टाइम्स। नाउ इट इज आई थिंक क्लियर। अब समझ में आया सबको? तो इस तरह से आपको पावर में नहीं जाना है। यहां पे हमने इसको ये गलत किया था, ये गलत है। इसके हिसाब से बताओ क्या होगा, R इक्वल टू के को 1 मान लें, ए को डबल किया तो 2 का स्क्वायर, और बी को भी डबल किया तो 2 का पावर 1, तो हो गया 4 इंटू 2 मतलब 8 टाइम्स। तो आंसर तो सही आया था, लेकिन हमने वहां पे पावर में मल्टीप्लीकेशन कर दिया। पावर नहीं हो रहा है ना, कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। वो कह रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेज, तो जितने टाइम कर रहा है उतने टाइम यहाँ पे लिख के वही पावर लिखोगे जो यहाँ पर है। तो यहाँ पे डबल किया तो दोनों को डबल पावर है, यहाँ पे लिख दो डबल दोनों करे तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 पावर 1, दोनों को ट्रिपल करे तो 3 का स्क्वायर 3 का पावर 1, दोनों को क्वाड्रपल करे तो 4 का स्क्वायर 4 का पावर 1, दोनों को हाफ कर दे तो हाफ का पावर 2 हाफ का पावर 1, लाइक दिस। समझ में आया? तो मोलर कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो आपको उसी के हिसाब से उसको जवाब देना है। तो आई होप आप लोग इस तरह क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे, हाँ या ना? क्या देखना है, क्या देखना है? रेट ला का पावर, जितने टाइम उसमें कहे वहां पर आपको के की वैल्यू नहीं ढूंढनी है, के की वैल्यू 1 मान लेना, के की वैल्यू 1 ले लेना, वो कांस्टेंट है 1 ले लो। अब वहां पे कहे क्या ए और बी को दोनों डबल किया गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 का पावर 1 कर दो, दोनों को ट्रिपल किया गया 3 का स्क्वायर 3 का पावर, दोनों को क्वाड्रपल किया गया 4 का स्क्वायर 4 का पावर 1, दोनों को हाफ किया गया हाफ का स्क्वायर हाफ का पावर 1। सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर है। समझ में आया? तो हम लोग कहां पे गलती कर रहे थे, पावर में लगा दे रहे थे, जबकि यहां क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो मोलर कंसंट्रेशन तो ए और बी का बढ़ेगा। अब क्लियर हो गया? अब तो डाउट नहीं है? ये तो हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें और भी इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड टाइप का। जरा इसमें बताइएगा आप लोग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी गिव्स आउट सी, ठीक है। पहला ऑप्शन, इफ रेट कांस्टेंट इज 1.2 इंटू 10⁻⁴ पर आवर, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, if rate constant is 1.2 into 10⁻⁴ liter per mole per hour, calculate order of reaction, order of reaction. तीसरा ऑप्शन, if rate constant is 1.2 into 10⁻⁴ liter square per mole square per hour, then calculate order of reaction. Next option, if rate constant is 1.2 into 10⁻⁴ mole per liter per hour, calculate
कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ तो मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए, लेकिन आपको जब एक क्वेश्चन आएगा पूरे गाजा बाजा के साथ क्वेश्चन लिखा रहेगा, फॉर द रिएक्शन दिस द रेट कांस्टेंट इज 1.2 into 10⁻⁴ पर आवर, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ही देखेंगे कैलकुलेट, उनका जो गणित है ना वो जाग जाएगा। अच्छा कैलकुलेट बोला भाई, कैलकुलेट तो करना है। अब 1.2 10⁻⁴ का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी शर्मा जाएगा, ठीक है, जबकि इसमें कुछ नहीं करना है। रेट कांस्टेंट है मतलब के, उसकी देखो केवल यूनिट, पर आवर मतलब पर टाइम, पर सेकेंड, पर डे, पर ईयर, पर मिनट, पर सेकेंड, है ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का, राइट। यहां पे लीटर पर मोल, ध्यान दो, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही होती है ना यूनिट। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। बोलो हाँ या ना, यही है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इन जनरल। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट कुछ ले लेंगे, मान लो आवर ही ले लिए, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर डे, बनेगी ना। तो अगर आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट वही हो जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, तो वह जीरो ऑर्डर का होता है। इसलिए मैंने बताया, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लीटर पर मोल है कि मोल पर लीटर है, दोनों में अंतर है। यह है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर आवर, यह मोल पर लीटर। तो अगर आपका जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, यही यूनिट आपका रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट है। तो अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट भी यही है और यही जो है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और यही है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये समझ लो किसका है? जीरो ऑर्डर का। तो अभी जीरो ऑर्डर जब पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये किसका है? अब समझ में आया? तो अब ये हो गया लीटर पर मोल पर आवर, तो ये किसका हो गया? सेकेंड ऑर्डर का। और ये है लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, तो किसका हो गया? थर्ड ऑर्डर का। तो यहां पर इस वर्ड पे मत जाओ कि नहीं सर उसने तो कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो इसलिए हम कैलकुलेट करने लगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। पर टाइम, लीटर पर मोल पर टाइम, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। एक था लीटर पर मोल पर टाइम और दूसरा है मोल पर लीटर पर टाइम। तो मोल पर लीटर पर टाइम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट है तो वो जीरो ऑर्डर है। समझ गए? और बाकी सब में आप इस तरह से बता सकते हैं। ओके, तो चलो बाकी इसका अगला नेक्स्ट पार्ट जो है हम आपको, आज और भी क्लास है ना मेरा लास्ट में ना, तो उस समय इसको बताएंगे। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग जो है सुबह फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसका रेट कांस्टेंट और उस पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें दो तरह क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया है तो उसका यूनिट देख के हम जान जाएंगे कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है ना। और दूसरा क्या था कि जैसे कोई रेट ला दे देगा और बोलेगा कि इसका कंसंट्रेशन इतने टाइम, इसका कंसंट्रेशन इतने टाइम बढ़ा दिया गया, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से बढ़ जाएगा।
तो उसको भी आपने देखा, समझ में आ गया था वो? समझ में आ गया था? तो अब हम कि नहीं समझ में आया ना, वो फिर से बता दें, आ गया था। नेक्स्ट है आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि इसमें पावर ऑफ कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता। नाम से लग रहा ना, हमने पहले बताया था ऑर्डर का मतलब क्या है, पावर। आप कह रहे हो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब आप कहना चाह रहे हो जीरो पावर। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन के पावर का कोई रोल नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ द rate of reaction is not affected by the power of molar concentration of reactants, molar concentration of reactant या reactants, instead of that the initiation and speed of reaction depend upon experimental conditions, is called जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें साफ साफ बोल रहा है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके मोलर कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। मोलर कंसंट्रेशन बढ़ा दो घटा दो, ना तो रिएक्शन स्टार्ट होगा ना स्पीडअप होगा। तो मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे ज़्यादातर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस में मान लो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जैसे मान लो आप ले लो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट फोटोन। अब सोचो कि रात में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता? उस समय भी तो ये दोनों है प्लांट के पास, क्लोरोफिल भी है प्लांट के पास, ठीक है ना, लेकिन लाइट नहीं, तो रिएक्शन रात में स्टार्ट ही नहीं होगा ये। अब आप क्या करिए, मान लीजिए कि आपका रिएक्शन चल रहा है, तो रिएक्शन अगर आपका हो रहा है, या रात में हम क्या करें, चलो लाइट नहीं है तो उसकी वजह से हो गया। आप ऐसा करो, रात में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, मतलब जो प्लांट है उसको इमेजिन करो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के चैम्बर में बंद कर दो, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से ही भरा है, तो क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा या फोटोसिंथेसिस हो जाएगी? चलो दूसरा सिनेरियो लो, एक चैम्बर लो, उसमें पानी भर दो और प्लांट को उसी में डुबो दो, मतलब प्लांट पानी ही पानी है, पानी का खूब आपने अमाउंट बढ़ा दिया, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से ना तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है ना ये रिएक्शन स्पीडअप हो रहा है। तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, उसके बजाय इंस्टेड ऑफ दैट वह एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जो अदर कंडीशंस हैं, जैसे कि लाइट, अगर लाइट है, रात में भी प्लांट के पास CO2 होता है, रात में भी प्लांट के पास वाटर होता है, रात में भी प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, तो रात में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि लाइट नहीं है। तो इसका मतलब कि इन सब होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी न इनिशिएट हो रहा है न स्पीडअप हो रहा है, लेकिन जैसे इसको लाइट मिली तब ये सारा काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे रिएक्शंस
जिनमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस रिस्पांसिबल होता है रिएक्शन को, उसमें हम रिएक्टेंट को बढ़ाएं घटाएं तो ना वो बढ़ेगा ना घटेगा, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता, तो ऐसे को हम लोग जो है कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? तो ये आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद ऐसे और भी आप 2-4 एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया सबको? तो मान लो कोई एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी पे जा रहा है और आपने कहा कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो हम इसका रेट ला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R इक्वल टू के ए का पावर 0, हाँ या ना? तो ए का पावर 0 1 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? R इक्वल टू के। तो यही सुबह मैं आपको बता रहा था कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ R इक्वल टू के होता है। तो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, या रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब आप यूनिट ऑफ के की बात करेंगे, रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ के दैट इज रेट कांस्टेंट, तो वो किसके बराबर है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के, दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर टाइम। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, अगर कंसंट्रेशन प्रेशर हो, प्रेशर कंसंट्रेशन हो तो एटीएम पर सेकेंड। प्रेशर कंसंट्रेशन समझ रहे हैं? जैसे आपने पढ़ा नहीं था 11th में केसी केपी, तो केपी क्या था? प्रेशर कंसंट्रेशन, जिसमें आप प्रेशर की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे केसी है तो मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन होगा तो मोल पर लीटर होगा, प्रेशर कंसंट्रेशन होगा तो एटीएम, पास्कल, बार, जो भी प्रेशर की यूनिट्स होती हैं उस टर्म में होगा। तो दोनों में मेथड वही है कि कंसंट्रेशन आप जो है किस यूनिट में लिए हुए हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? जाओ मुंह धो आओ, गो। मेरे बोलने में ही कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? मेरे बोलने में ही प्रॉब्लम है क्या? हाँ? या ऐसा भी नहीं कि मैं बड़े सुस्त तरीके से, लुंजपुन तरीके से पढ़ाता हूं, उससे भी नींद आती है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? अभी 1 हफ्ते बाद ये सब एग्जाम में आएगा, कोई चिंता नहीं। तो ये है आपका जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब रेट कांस्टेंट की वही यूनिट होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। अगर मोल पर लीटर पर सेकंड या एटीएम पर सेकंड, जिसमें प्रेशर कंसंट्रेशन होगा तो एटीएम पर सेकंड उसकी यूनिट लेंगे प्रेशर की, और अगर मोलर कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर की यूनिट लेंगे। समझ में आया? इसके बाद इसमें एक और है, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, मतलब वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल याद है SN2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टकराएंगे, मतलब रिएक्शन में एक प्रोडक्ट के बनने के लिए कितने मॉलिक्यूल को टकराना होगा, या एक प्रोडक्ट के बनने के लिए कितने मॉलिक्यूल रिस्पांसिबल हैं, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 1, 2 या 3 होती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो आप कह रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी 0 है, मतलब रिएक्टेंट ही 0 है, तो फिर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? तो खैर मॉलिक्यूलरिटी हम बाद में आएंगे उस टॉपिक पे। हमको लास्ट में पढ़ना भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। मैं मोटा मोटी एक बता दे रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन, मॉलिक्यूलरिटी कभी निगेटिव नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंडीशन बदलने पे चेंज हो जाता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0 हो जाएगा, 0 ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये
छोटा थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आगे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी क्या होती है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो, मतलब वो बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन हो, बट द स्पीड ऑफ रिएक्शन is affected by the molar concentration of only one reactant is called pseudo first order reaction. एग्जाम्पल मोस्टली जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसी भी मीडियम में करो, एसिड या बेसिक, उससे मतलब नहीं है। और हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज में वाटर ऐड करके उसको तोड़ देना। हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, अमोनोलिसिस, समझ रहे हो? तो यहां पर अगर हम एस्टर ले लें, RCOOR-, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर। इसमें हम वाटर ऐड करें, मान लो हम एसिड के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं, तो ये जो है यहां से ब्रेक करेगा, O की तरफ H, इधर OH, ये लगेगा, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। और हमने आपको एक बार नहीं सैकड़ों बार बताया है कि हाइड्रोलिसिस करने पर आपको वही चीज़ मिलेगी जिससे वो बना होता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन क्लास में, देखा होगा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बीटा डी फ्रक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज का मिलता है। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उसी से बना होता है, उसी से बना होता है। तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको वही चीज मिलेगी। अगर मैं तुमसे कहूं इस रूम की हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको ब्रिक्स मिलेगा, आपको सीमेंट मिलेगा, आपको कंक्रीट मिलेगा, आपको आयरन रॉड्स मिलेगा। मतलब हाइड्रोलिसिस करने पर कोई भी चीज वहीं चली जाती है जहां से वो आई रहती है। सीधी सी बात है, समझा मेरी बात? तो यहां पर हमने एस्टर की हाइड्रोलिसिस की तो हमको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। यहां हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिल क्या रहा है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है इस रिएक्शन की स्पीड को तय कौन करेगा। यहां पे 2 चीजें हैं, एस्टर और वाटर। एस्टर और वाटर दोनों की जरूरत है प्रोडक्ट बनने के लिए, इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। अकेले एस्टर से ये नहीं बनेगा, अकेले वाटर से ये नहीं बनेगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था मॉलिक्युलरिटी में। अकेले एस्टर के मॉलिक्यूल से ये नहीं बनेगा, अकेले वाटर के मॉलिक्यूल से नहीं बनेगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल पाना चाहते हैं तो आपको दोनों का मॉलिक्यूल चाहिए। इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? 2। समझ में आया? याद करो SN2 रिएक्शन क्या करते थे? हेलोएल्केन को एक्वस NaOH से ट्रीट कराते थे तो आपको एल्कोहल मिलता था। तो वहां एल्कोहल पाने के लिए दोनों का होना जरूरी है। सर नहीं समझे मेरी बात? दोनों का होना जरूरी है, तो वहां मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। तो यहां पर मॉलिक्युलरिटी 2 है, लेकिन हमारा कंसर्न है कि इसकी स्पीड कौन तय करेगा। तो इसकी स्पीड तय करेगा R=K, एस्टर का पावर 1, H2O का पावर 0। दिस इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। मतलब आप वाटर की जरूरत है प्रोडक्ट बनने के लिए, लेकिन वाटर को बढ़ाओगे घटाओगे तो स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, बट बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड। अगर आप इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो एस्टर का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, घटाना चाहते हो एस्टर का कंसंट्रेशन घटा दो। तो रिएक्शन होने के लिए दोनों की जरूरत है, लेकिन एक ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्पीड को तय करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट बनने के लिए दोनों की जरूरत है,
लेकिन उन दोनों में से किसी एक का ही कंसंट्रेशन स्पीड को तय करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मतलब फॉल्स। तो देखने में लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर का है। जैसे मैं सुबह आपको बता नहीं रहा था कि दो रिएक्टेंट दिख रहा है, तो मत मान लो कि 2 ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। यहां पे भी 2 रिएक्टेंट दिख रहा है, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 0 है। इसका पावर 0 का मतलब ये हुआ कि वाटर को बढ़ाओ या घटाओ, उससे रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट पर असर तब पड़ेगा जब आप एस्टर को बढ़ाओगे या घटाओगे, तब रेट पर असर पड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि 2 रिएक्टेंट है, लेकिन आपका जो स्पीड है वो एक ही रिएक्टेंट तय करे, बढ़ाए घटाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की, आप और भी ले लो, दूसरा हाइड्रोलिसिस वही ले लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज ले लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज ले लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ले लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ जो है पॉलीसेक्राइड में स्टार्च ले लो, हाइड्रोलिसिस कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। इस तरह से आप हाइड्रोलिसिस में वाटर यूज करोगे तो वाटर का कंसंट्रेशन उसकी स्पीड तय नहीं करेगा। दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। वाटर चाहिए, प्रोडक्ट बनने के लिए, हाइड्रोलिसिस होने के लिए वाटर चाहिए, लेकिन उसका कंसंट्रेशन स्पीड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? तो ये चीज होती है, समझ में आ गया? जैसे एक ऐसे जनरल एक एनालॉजी से हम समझाते हैं। तुम्हारी बाइक है, बाइक के चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन पेट्रोल का अमाउंट तुम्हारी बाइक की स्पीड तय नहीं करेगा। कि हम 2 लीटर पेट्रोल डाल दिए तो हमारी बाइक और तेज चलेगी, वो 3 लीटर डाल दिया तो और तेज चलेगी। संभव है? अब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन बाइक के चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, बाइक भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, लेकिन बाइक की स्पीड बाइक तय करेगा। बाइक की स्पीड बाइक तय करेगा। बाइक अच्छी है, आप अच्छे से एक्सीलरेटर ले रहे हैं, तब तय करेगा। गियर लगा रहे हैं अच्छे से, तब तय करेगा। पेट्रोल डाल दिए तो आपकी बाइक सही हो गई, चलने लगी। संभव है? वैसे यहां है। तो इसी तरह से ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आया? तो यहां देखो रिएक्टेंट 2 है, लेकिन इनका सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो देयर आर 2 रिएक्टेंट्स बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, तो दैट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोगों को आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ। अब यहीं से पूरा ये मैथमेटिकल शुरू हो जाएगा, इसके सारे न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, कितने टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अभी तक हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, अलग अलग पार्ट उसके। अब हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकंड है इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड। और तीसरा है आपका इंटीग्रल रेट लॉ मेथड, इंटीग्रल रेट लॉ मेथड। ये 3 मेथड है। आपके सिलेबस में 3 मेथड है। आपके लेवल पे जितने एग्जाम्स होंगे, इंक्लूडिंग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब में यही 3 पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, समझ में आया? अब हम क्या करने जा रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने। अभी तक तो हम बता देते थे फर्स्ट ऑर्डर का है, देखो बता दिया ना, ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, बता दिया मैंने। अब हम आपसे कैलकुलेट कराएंगे कि बताओ ये किस ऑर्डर का है। और रेट कांस्टेंट की यूनिट वगैरह पर नहीं भरोसा करो, वो होगा ही नहीं, उस क्वेश्चन में नहीं होगा, जिससे पता लग जाता है कौन सा ऑर्डर है। रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको नहीं मिलेगी, बल्कि रेट कांस्टेंट भी निकलवाएंगे, दोनों निकालिए। तो देखिए पहला है हमारा फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में लिटरली आपको ग्राफ खींचने को नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ बना के देगा और कहेगा इस ग्राफ को देख के बताओ ये किस ऑर्डर का है।
तो जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी पे आप जा रहे हो, टाइम 0 है, 0 मिनट, यहाँ पे मान लो 10 मोल पर लीटर है, यहाँ अभी कुछ नहीं है, 10 मिनट बीत गया, ये मान लो आपका 8 मोल पर लीटर बन गया, तो ये आपका कितना रह गया, सॉरी 2 मोल पर लीटर बन गया, तो कितना रह गया 8 मोल पर लीटर। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, 20 मिनट के बाद ये मान लो आपका 4 मोल पर लीटर हो गया, तो 6 बचा। 30 मिनट्स के बाद, आफ्टर 30 मिनट्स, ये मान लो आपका 6 मोल पर लीटर बचा, बन गया, तो कितना बचा 4 मोल पर लीटर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये हमको एक डेटा मिल गया, एक डेटा हमारे पास है, ये डेटा हमारे पास है। अब हमें इससे पता करना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैसे पता लगेगा, वो हमको अब जानना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, सिंपली बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा आप समझ लीजिए। क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, ओरल क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ गणित भी नहीं लगाना है, ओरल क्वेश्चन बनता है। ग्राफिकल मेथड में ओरल क्वेश्चन है। देखो बस आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो। बस देखो क्या होता है, यहाँ पे ये डेटा आप ले लीजिए। पहला ग्राफ आप खींचिए, ग्राफ 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में। पहला ग्राफ आप एक खींचिए, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है ए इसका कंसंट्रेशन है, और ये टाइम है। 0 मिनट पे इतना था, 10 मिनट पे इतना हो गया, 20 मिनट पे इतना हो गया, 30 मिनट पे इतना हो गया। तो मतलब आप पहला ग्राफ इसके और इसके बीच में खींचिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। 2, 4, 6, 8, 10, मान लो ऐसे 2, 4, 6, 8, 10। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, यूनिट किस में है, मोल पर लीटर। ये आपका 0 मिनट, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका टाइम इन मिनट, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, करेगा ना, डिसअपियर होगा। अब आप क्या करिए, अलग अलग टाइम इंटरवल पे, 10 मिनट पे दिस चेंज बाय दिस टाइम, तो पहला रेट आ गया। फिर 20 मिनट पे दिस चेंज बाय दिस टाइम, दूसरा रेट आ गया। फिर 30 मिनट पे दिस चेंज बाय दिस टाइम, तीसरा रेट आ गया। ऐसे आगे बढ़ो, 40 मिनट पे दिस चेंज बाय दिस टाइम, चौथा रेट आ गया। मतलब अलग अलग इंटरवल पे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए। ये सब जो निकल रहा है सब एवरेज है, क्योंकि टाइम इंटरवल 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ऐसे निकाल लो। तो पहले ग्राफ का यूज क्या है, पहले ग्राफ का यूज क्या है, टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट इंटरवल्स। इज इट क्लियर, बोलो, ये समझ में आया। डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, 10 मिनट पे R1, 20 मिनट पे R2, 3 ए से आप निकाल लीजिए। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। ये ग्राफ आपको खींचना नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग BSc में इसको किए थे प्रैक्टिकल करके, वहां पे हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली किया था, लेकिन आपको यहां पे बस जस्ट उसको यूज करना है। सेकेंड ग्राफ, ग्राफ 2। ग्राफ 2 जो है किस में खींचना है, अब आपको ग्राफ 2 रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में खींचना है। कंसंट्रेशन और टाइम से रेट निकाल लिए, अब रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ग्राफ खींचना है। तो अगला ग्राफ हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, वही एवरेज। हम लोग एवरेज ही हर जगह पढ़ रहे हैं, एवरेज की ही बात हो रही है, इसलिए बार बार मैं एवरेज नहीं बोल रहा हूं, आप जानते रहिए सब एवरेज ही रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि टाइम इंटरवल में है ना। तो अब आप एक ग्राफ खींचते हैं, देखो ध्यान से, यही है इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक ग्राफ खींचते हैं, यहां पर हमने ले लिया, मान लो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया ऐसे।
और यहाँ पे हमने ले लिया कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपका है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब तुम देख रहे हो R1 R2 R3 ऐसे है, R1 R2 R3 R4 ऐसे सब बने हुए हैं। अब आप उसको देख लेना। कंसंट्रेशन यहाँ पे अलग अलग कंसंट्रेशन है कि R1 पे क्या कंसंट्रेशन, R2 जब था तो क्या कंसंट्रेशन था, R3 जब है तब क्या कंसंट्रेशन, R4 है तब क्या कंसंट्रेशन है। देख रहे हो, R1 पर एक कंसंट्रेशन था, R2 पर एक कंसंट्रेशन, R3 पर एक कंसंट्रेशन, R4 पर एक कंसंट्रेशन। वो आप ग्राफ से आपको दिखेगा जब आप उसको बनाएंगे। आपको बनाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया रहेगा, कुछ कुछ वैल्यू दिए रहेगी। अब जब हम उस R1 पर क्या वैल्यू है, R2 पर क्या वैल्यू, मैं उसकी वैल्यू एक्चुअल में रखता हूँ। जब रखता हूँ यहाँ पे सपोज करो ऐसे ही रख रहा हूँ ऐसे, तो R1 पर मान लो ये आया, R2 पर ये आया, R3 पर ये आया, R4 पर ये आया, R5 पर ये आया, ऐसे एक आपको पॉइंट मिल गया कि R1 पर एक कंसंट्रेशन है, R2 पर एक कंसंट्रेशन। समझ रहे हैं मेरी बात। अब मैं ध्यान से इनको अगर मिलाऊं तो हमें क्या मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, मिल रहा है ना। हमें कर्व नहीं चाहिए, हमें कर्व नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक स्ट्रेट लाइन। वी नीड अ स्ट्रेट लाइन, हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो क्या करें, आपको मैथ में पता चल जाए कि ग्राफ ऐसे बनेगा, पता चल जाए कि ग्राफ ऐसे बनेगा, तो सारी वैल्यू तो आप खुद ही मैनिपुलेट कर लेंगे उस ग्राफ को पाने के लिए। नहीं समझे। जब हमको पता लग गया कि हमें स्ट्रेट लाइन लाना है, तो पहला और आखिरी पॉइंट छोड़ करके यहां पर जो कंसंट्रेशन है उसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, कितना पावर से मल्टीप्लाई करें कि यहां पहुंच जाए, इसको कितने से वही से मल्टीप्लाई करें यहां पहुंच जाए, इसको कैसे करें कि यहां पहुंच जाए। मतलब आप अपने लाइन को स्ट्रेट पाने के लिए कंसंट्रेशन को कुछ पावर से आपने मैनिपुलेट किया, एक्स पावर से, इस वैल्यू को यहां से यहां लाने के लिए, इस वैल्यू को यहां से यहां लाने के लिए, इस वैल्यू को यहां से लाने के लिए, जिससे आपकी लाइन सीधी हो जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो टू गेट स्ट्रेट लाइन यू हैव मैनिपुलेटेड योर कंसंट्रेशन बाय सम पावर। तो जितने पावर से आपने मैनिपुलेट किया, द पावर बाय विच मोलर concentration is manipulated to get straight line, the power by which you have manipulated the molar concentration to get a straight line, that power is order of reaction। यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने पावर से आप कंसंट्रेशन को मैनिपुलेट करके अपनी लाइन स्ट्रेट पाएंगे, वही नंबर, वही एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब आप कहेंगे कि समझ में आया पॉइंट है मैंने क्या बोला। अब आप कहेंगे कि अच्छा मतलब ऐसे ग्राफ बनाना, नहीं बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको ग्राफ बनाया देगा, आपको ग्राफ बनाया देगा। आपको बस उस ग्राफ को देख के बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलो मैं कुछ ग्राफ्स बनाता हूं, मैं कुछ ग्राफ्स बनाता हूं, अब आप बताइए। ऐसे ग्राफ आएगा, यहाँ लिखा रहेगा आर, यहाँ लिखा रहेगा कंसंट्रेशन, यहाँ लिखा रहेगा आर, यहाँ लिखा रहेगा कंसंट्रेशन पावर 2, यहाँ आर, यहाँ कंसंट्रेशन पावर 3, यहाँ आर, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ आर, यहाँ कंसंट्रेशन पावर हाफ, या इसको लिख देगा रूट कंसंट्रेशन। यहाँ रहेगा आपका आर, यहाँ पर कंसंट्रेशन का पावर 3/2। ऐसे आएगा ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे आएगा एग्जाम में। और कहेगा लुक एट द ग्राफ एंड टेल दिस ग्राफ बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। स्ट्रेट लाइन बनी रहेगी, आपको कुछ नहीं बनाना है, आपको बस ये देखना है कि यहाँ कंसंट्रेशन पर कितना पावर दिया है। स्ट्रेट लाइन पाने के लिए यहाँ कंसंट्रेशन पर एक पावर है, तो इसका मतलब ये ग्राफ आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। नहीं समझे। यहाँ स्ट्रेट लाइन पाने के लिए कंसंट्रेशन पर 2 पावर दिया गया है, इसका मतलब ये ग्राफ आपका
सेकेंड ऑर्डर का है। यहाँ 3 पावर दिया गया है, तो इसका मतलब ये ग्राफ आपका थर्ड ऑर्डर का है। यहाँ पर कंसंट्रेशन बदलने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बदल ही नहीं रहा है, तो ये क्या है? यस, दिस इज जीरो ऑर्डर। अभी यही तो बता रहा था कि आप CO2 बढ़ा दो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, नहीं। आप वाटर बढ़ा दो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, नहीं। आप क्लोरोफिल बढ़ा दो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, नहीं। मतलब आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर भी आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ, रेट वही है। तो दिस इज द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बोलो। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां होगा 1/2। यहां पर बोलो क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 3/2 या 1.5। बस दिस इज द आंसर। आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये सब ग्राफ व्राफ बनाने कुछ नहीं आएगा। ग्राफ बनाया आएगा और कहेगा इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये ग्राफ किस ऑर्डर का। वैसे लिखेगा क्वेश्चन, देयर इज अ रिएक्शन A + B गिव्स आउट C एंड फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्जर्व्ड, है ना। लुक एट द ग्राफ एंड टेल दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू व्हिच ऑर्डर। एक रिएक्शन दे दिया A + B गिव्स आउट C एंड द ग्राफ इज दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस? 2। यही लिखा है आंसर। A reaction A + B gives out C. The graph of the reaction is this. What is the order of reaction? 3. Third order of reaction. तो ग्राफ बनाया आएगा, आपको बस देखना है और कैसे इसको बताना है ये आप समझ गए होंगे। समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत? कर लेंगे आप क्वेश्चन ना। तो ये ग्राफ आपको, इसलिए मैंने आपको जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था इस चैप्टर में ग्राफ्स बहुत सारे हैं, उस पर आप ध्यान रखिए क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्राफ ऐसे बना रहेगा, अब आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइए, क्लियर कट दिमाग में रखिए। तो हम लोगों को जो पढ़ना था कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें पहला मेथड मैंने पढ़ा दिया, यही है फर्स्ट मेथड। इसमें कोई ऐसा खास कैलकुलेशन नहीं है, बस इसमें ग्राफ की एनालिसिस है। लेकिन इसके बाद जो दोनों मेथड है, इनिशियल रेट लॉ मेथड और इंटीग्रल रेट लॉ मेथड, उसमें फुली कैलकुलेशन है, फुल कैलकुलेशन। तो उस पर मैं आपसे कल सुबह डिस्कस करूंगा। कल मैं मोर नंबर ऑफ पीरियड्स लूंगा। कल मोस्ट प्रोबेबली शायद शुक्ला सर नहीं रहेंगे तो मैं 4th पीरियड लूंगा और कल मेरा एक पीरियड और रहता है। तो आप घर पे मत बैठिएगा, सब लोग आइए। ये मैं जो बना रहा हूँ दिस इज ओनली फॉर योर रिवीजन, कि अगर आपको कभी फिर दोबारा क्लियर नहीं हो रहा है या अभी आप मान लीजिए नहीं उसको पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा चैप्टर तैयार कर रहे हैं, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। आप इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो इसलिए सब लोग प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है।